हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। एज़ यू नो, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एग्रोनॉमी, जिसमें हम एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एग्रोमेट्रोलॉजी में ही क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है वो किया है डी कंडोल ने। और क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का कोई ना कोई बेसिस तो होगा ही, तो इन्होंने बेस्ड ऑन वेजिटेशन पे सबसे पहले इस वर्ल्ड में सबसे पहले क्लाइमेट को क्लासिफाई किया। देन उसके बाद आए कूपन ने भी क्लाइमेट को क्लासिफाई किया, लेकिन इन्होंने सबसे पहला वर्जन 1918 में दिया था। फिर उसके अंदर जो उनको कमियां लगी उनको इन्होंने अपडेशन की, फिर न्यू वर्जन लेके आए। फिर 1936 में इन्होंने अपना लास्ट वर्जन पेश किया, जिस पे इन्होंने वेजिटेशन का रिलेशन देखा किसके साथ, क्लाइमेट के साथ। क्लाइमेट में क्या आता है, टेम्परेचर और रेनफॉल की। किसी भी एरिया में जो वेजिटेशन है, ये हर जगह जा जाके देख रहे थे कि वेजिटेशन कैसी है, या किसी भी एरिया में जो वेजिटेशन है उसके चारों ओर का टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल कैसी है, वो कैसे इसको इफ़ेक्ट करिए, ये सब कूपन ने क्लासीफाई किया। ये जब कूपन क्लासीफाई कर रहे थे, इन्होंने एक चार्ट प्रिपेयर किया था जो ये रिलेशनशिप को बता रहा था। इन्होंने सबसे पहले अल्फ़ा, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उनको लेके इन्होंने एक चार्ट बनाया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने ए लिया। ए में किसको रखा, जहाँ ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, चलो पहले वो देखते हैं। ये हमारी अर्थ है, इसमें जो बीच से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है, ये क्या है, 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री और इसके नीचे जो 23.5 डिग्री है, इस पे एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, जिसको ऊपर वाली को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सन है, सन की मूवमेंट यहाँ से इसके ऊपर तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर वापस आएगी। तो इसी पोर्शन में सन की मूवमेंट होती है। अब जिस पोर्शन में सन की मूवमेंट होगी उसी में सनलाइट पड़ेगी, तो वही एरिया वार्म होगा। तो वार्म एरिया को ही ट्रॉपिकल बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रही है, इनको जनरली हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे है, ये इसके ऊपर भी 90 लाइन होती हैं, इसके नीचे भी 90 लैटिट्यूड होते हैं। जनरली 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, और एक इक्वेटर, एक ये भी माना जाता है कि एक लैटिट्यूड है। तो 90 + 90 180, और एक ये 180 लैटिट्यूड लाइनें होती हैं जो कि इमेजिनरी होती हैं। तो इन्होंने टेम्परेचर और रेनफॉल और उनका क्या रिलेशन है वेजिटेशन के साथ, इस बेस पे क्लाइमेट को 5 वे से क्लासीफाई कर दिया, जिसमें ए पोर्शन है उसको ट्रॉपिकल बोला गया। अब मान लो ये इक्वेटर है, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा, तो ये जो इक्वेटर वाला पोर्शन है, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि सनलाइट इधर ही रहेगी, तो इसको बोल दिया ट्रॉपिकल यानी कि वार्म क्लाइमेट होगा जहाँ पे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई रीजन होगा। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि इस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, जिससे वाटर इवेपोरेट होके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ एनर्जी लेके हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। तो ऊपर से जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो वो अपने साथ पानी भी लेके आएंगी, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन क्लाइमेट कैसा है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। फिर उसके बाद जो बी वाला रीजन है उसको ड्राई रीजन बोला गया, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल लेस है। ऐसा इसको इस वजह से समझ लो कि सारी बारिश तो ट्रॉपिकल रीजन के पास होगी, तो बी वाला रीजन क्या होगा, ड्राई होगा, क्योंकि सारी बारिश यहाँ पे हो रही है। तो इस वजह से बी को क्या बोला है, ड्राई, क्योंकि यहाँ रेनफॉल लेस है। उसी वजह से सी को क्या बोला, टेम्परेट का मतलब क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ठंडा एरिया। तो यहाँ पे तब सनलाइट की मूवमेंट ही यहाँ पे होगी, तो ऊपर तो जाएगी नहीं रेज, जो सनलाइट है, तो वार्म कहाँ से होगा ये, तो इस रीजन को बोलते हैं टेम्परेट रीजन। इसके ऊपर होता है डी को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल। अच्छा, हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 एज यू नो। तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल है एरिया, यहाँ पे क्या होगी, लैंड होगी, लेकिन वहाँ क्या होगी, बारिश है वो स्नो की फॉर्म में होगी, तो इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके ऊपर आता है ई कौन सा रीजन हो जाएगा, जो पोलार वाला है। पोलर रीजन में तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे तो स्नो होने की स्नो मतलब
कॉन्टिनेंटल में है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, रहते हैं इंसान, जहाँ पे लैंड। ई में तो क्या है, टोटली वाटर है, तो इसको क्या बोलते हैं, ई को पोलर रीजन बोलते हैं। अब देखो जो ए है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो इसका जो टेम्परेचर है एनुअली मंथ में, इसका जो टेम्परेचर है, जो मान लो कि कोई कोल्डेस्ट से कोल्डेस्ट मंथ है, तो उसमें कितना बिलो आएगा, 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सनलाइट के मोमेंट, सन के मोमेंट इसमें तो सनलाइट इसी पे ज़्यादा होती है, तो ये वार्म रहेगा। तो कोल्डेस्ट से कोल्डेस्ट भी 18 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से बी में भी इससे कम कोल्ड होगा। तो सी में क्या जाएगा, जो कोल्डेस्ट मंथ है वो -3 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोल्डनेस बढ़ रही है। जितना भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे सनलाइट तो वहाँ होगी ही नहीं, तो जितना ऊपर चले जाएंगे उतना ही हमारा जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता चला जाएगा। तो सी में -3 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक होगा। वहीं डी रीजन में, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल के बारे में पढ़ा था, तो इसमें -3 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। फिर पोलार तो काफ़ी ठंडा होता है, इसका जो वार्मेस्ट से वार्मेस्ट मंथ भी है उसमें भी 10 डिग्री सेल्सियस जाएगा, वो भी माइनस में। तो देखो इस वे से इन्होंने क्लासिफाई किया। फिर बाद में इन्होंने एक और अल्फ़ाबेट डाला जो कि था एच। एच का मतलब होता है जो हिमालय वाले रीजन है। इन्होंने, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है, लेकिन ये तब ऐसे वर्टिकली गए जहाँ पे माउंटेन होते हैं, इनको वहाँ पे भी ऊपर जाके क्या दिखा कि कोल्ड रीजन आ रहा है। वो ऐसा क्यों था, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, नीचे जो होती है एयर मास सबसे ज़्यादा होता है, तो सनलाइट ट्रैप हो जाती है जिससे वार्म हो जाता है, लेकिन ऊपर आते आते वो थिन लेयर हो जाती है किसकी, एयर मास की, जिसमें वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से वहाँ का रीजन क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। तो इन्होंने एक न्यू वर्ड यहाँ पे डाल दिया एच बाद में। नेक्स्ट जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन थी वो थी थॉर्नथवेट की। थॉर्नथवेट ने क्या बोला, ये 1948 में इन्होंने ये क्लासिफाई किया था। इन्होंने क्या बोला कि जो वेजिटेशन है ना तो किसी टेम्परेचर पे डिपेंड है ना किसी रेनफॉल पे, बस उसको कितना पानी मिल रहा है वो उसकी ग्रोथ के लिए, बस वो उसी पे डिपेंडेंट है। इन्होंने बोला कि जो ईच मंथ है हर प्लेस पे, देखो ई मंथ तो हर ही जगह आता है लेकिन प्लेस डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो वहाँ वाटर बैलेंस अलग अलग है, जो कि बिल्कुल बात सही थी। कहीं पे बारिश हो जाएगी लेकिन कहीं पे वार्म एरिया, तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर बैलेंस डिफर हो जाएगा। तो वाटर बैलेंस को निकालने के लिए ये एक पीई इंडेक्स लेके आए, जिसका मतलब था प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, कि कितनी प्रेसिपिटेशन किसी एरिया में हुई है और उसके बाद कितना वहाँ से इवेपोरेशन हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करके तब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पीई इंडेक्स आ जाएगा। और पीई इंडेक्स के बेस पे इन्होंने क्लाइमेट को 5 वे से क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले आता है एरिड। एरिड रीजन कौन सा होगा, जिसमें जो हमारी ये पीई इंडेक्स की वैल्यू 16 से कम होगी, मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन वो कम हो रहा है, जिसे ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होगी, डेजर्ट होगा, वहाँ पे कुछ खास होगा ही नहीं ग्रो। डेजर्ट में कभी कुछ ग्रो हुआ है नहीं। फिर उसके बाद अगर 16 से 31 तक ये रेशियो है पीई इंडेक्स की, तो कौन सा रीजन आ जाएगा, वो सेमी एरिड, जिसमें स्टेपी नाम की ग्रासलैंड ग्रो होती है। ये स्टेपी क्या होता है, इसमें ग्रास ऐसी होती है, यहाँ पे पेड़, वो ट्री वगैरह पेड़ वगैरह नहीं होते, ये इतनी लंबी लंबी घासें हो जाती हैं इस वे में, इस वेजिटेशन में ये ग्रो होती हैं। फिर उसके बाद देखो 16 का डबल कितना होता है, 32, एक माइनस है। उसके बाद सब ह्यूमिड जो 32, 31 से आ गई 32, और इसका डबल क्या होता है 64, तो एक कम है, ये डबल से एक कम लेके चल रहे हैं ये। उसके बाद कौन सा रीजन है, सब ह्यूमिड, जिसकी जो 32 से 63 तक जो पी इंडेक्स की वैल्यू है अगर वो आ गई तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे ग्रासलैंड होंगे। उसके बाद अगर 64 से 1 to 7 तक का कोई भी पी इंडेक्स आ जाता है, तब वहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, एक ह्यूमिड कंडीशन होगी, जिसमें क्या फॉरेस्ट ग्रो होंगे। उसके बाद जब 128 से अगर ज़्यादा है हमारा पी इंडेक्स, मतलब प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे इवेपोरेशन इतना हो ही नहीं रहा, तो वहाँ पे कौन सी आ जाएगी, वेट कंडीशन हो जाएगी। ये होता भी वहाँ है जहाँ ट्रॉपिकल रीजन होता है।
क्योंकि वहाँ पे क्या सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, जिसकी वजह से इवेपोरेट हो रहा है हमारा वाटर, बट ठंडी हवाएं आके हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ बारिश ज़्यादा कंटिन्यू होती रहेगी, लेकिन ज़्यादा होती रहेगी, तो एक वेट कंडीशन आएगी। जितने भी फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर पे उनको रेन फॉरेस्ट ही बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन थर्मल इफेक्टिवनेस, कि इनको लगता था कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। जैसा कि हम एग्री के स्टूडेंट हैं, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है कि टेम्परेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने टेम्परेचर इफेक्टिवनेस के लिए क्या फॉर्मूला लिया, तो वैसा ही है जैसा इन्होंने पी इंडेक्स के लिए लिया था। इवेपोरेशन है डिनोमिनेटर में, तो इन्हें टेम्परेचर बाय इफेक्टिवनेस करके इंटू 100 कर दिया, जिसे थर्मल इफेक्टिवनेस हम गेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इफेक्टिवनेस के बेस पे इन्होंने फर्दर 6 ग्रुप में इसको क्लासीफाई किया गया। अगर 0 डिग्री तक, वो जो फॉर्मूला पीछे देखा था, अगर वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो वहाँ पे कौन सी क्लाइमेट होगा, फ्रोस्ट, यानी कि पाला, ठंडा बिल्कुल। उसके बाद अगर 0 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा टेम्परेचर इफेक्टिवनेस की वैल्यू आती है तो वहाँ पे टुंड्रा। देखो ये टुंड्रा और टैगा, इससे क्वेश्चन आता है कि इनमें सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कौन है, तो सबसे ज़्यादा कम वैल्यू किसकी है, टुंड्रा की। तो टुंड्रा और टैगा में सबसे कोल्डेस्ट एरिया कहाँ है, टुंड्रा। ये ऐसा होता है, ये हमारी अर्थ होगी, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे पोल है, पोलार है, इसके नीचे ही ये टुंड्रा होगा और इसके थोड़ा सा नीचे ही ये टैगा होगा। तो सबसे ज़्यादा पोल पे ठंड होती है, तो सबसे ज़्यादा ठंडा टुंड्रा एरिया मिलेगा और फिर टैगा मिलेगा। ये ऐसे होता है, ठीक है। टुंड्रा की अगर वैल्यू होगी 0 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तो टुंड्रा हो जाएगा। टैगा की 16 to 31 फ़ारेनहाइट आएगी टेम्परेचर इफेक्टिवनेस में वैल्यू, तो ए रीजन टैगा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वार्मनेस इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि हम पोलार की तरफ आ रहे हैं जिसमें सनलाइट ज़्यादा रहती है। तो क्या हो जाएगी, माइक्रो थर्मल हो जाएगी, जो कि 32 से 63 अगर हमारी थर्मल इफेक्टिवनेस की वैल्यू आ गई। उसके बाद मीजो थर्मल, हाँ भाई बीच की थोड़ा वार्म ज़्यादा हो गया तो मीजो थर्मल, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 64 से 127 फ़ारेनहाइट तक अगर आ गई तो ये मीजो थर्मल हो गया। फिर उसके बाद बिल्कुल ट्रॉपिकल होगा तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, सनलाइट का एरिया एज यू नो 23.5 जो इक्वेटर है उससे ऊपर और नीचे सनलाइट की उधर ही मूवमेंट रहती है, तो वहाँ आएगी तो ट्रॉपिकल एरिया हो जाएगा, जिसकी देखो टेम्परेचर इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी में होता है, क्योंकि हम इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट होता है, मूवमेंट ही यहाँ होती है, कहीं और होगी ही नहीं। पोल पे तो सनलाइट जाती ही जाती नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दी, किसके बेस पे, कि वहाँ पे सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना, किसका, रेनफॉल का। तो जो स्मॉल r है वो इंडिकेट करता है कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कितना हुआ है। देखो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे तो रेनफॉल मैक्सिमम ही होता है, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, फिर ऊपर से जो ठंडी हवाएं हैं वो हैवी एरिया से, हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ ही आना प्रेफर करती हैं, लो टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर तो हाई होगा लो प्रेशर जोन की तरफ, तो ये भी डिफ़र करता है। तो ऊपर तो इतनी बारिश होगी नहीं अर्थ में, ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर, ठीक है, तो ये भी पता ही है कि सब डिफ़र होगा। तो उसके बाद जो स्मॉल s है वो क्या डिनोट करता है कि रेनफॉल जो समर सीजन चलता है उसके अंदर कितनी रेनफॉल हुई है। उसके बाद जो विंटर वाला सीजन चल पड़ा तो उसमें कौन सी कितनी रेनफॉल हुई है, हर एरिया में अलग अलग होगी। और जो स्मॉल d है वो डिनोट करता है कि रेनफॉल डेफिशिएंट थ्रू आउट ईयर, कि किसी किसी जगह पे तो बारिश पूरा ईयरली होती ही नहीं, या फिर हुई है तो पिछली बारिश से कितनी कम हुई। ये सब इस सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में इन्होंने क्लासीफाई किया है। इनके बाद क्लाइमेट को क्लासीफाई किया गया ट्रोल के द्वारा। ट्रोल का जो मेन फोकस था वो था कि ड्यूरेशन ऑफ ड्राई एंड ह्यूमिड मंथ कितना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर ईयरली किसी जगह पे 9 से 12 मंथ ही ह्यूमिड रहते हैं, या इनके बीच रहते हैं, या 9 से 12 कितने भी हों ह्यूमिड रहते हैं, तो वो एरिया कौन सा हो जाएगा, रेनी एरिया, रेनी क्लाइमेट। और ये कहाँ होता है, ट्रॉपिकल में। जैसा कि हमने पढ़ा है
फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सनलाइट की मूवमेंट है वो जी इक्वेटर से ऊपर या नीचे ही रहती है, तो वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आएंगे जिससे इवेपोरेशन हो जाएगा ज़्यादा, और वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट होगा जिससे ऊपर जो ठंडा एरिया है वहाँ से हवाएं चलेंगी हाइयर मास से लोअर मास की तरफ, क्योंकि इधर तो मास है ही नहीं, एयर मास है ही नहीं, तो वो अपने साथ पानी उठा के लेके आएंगे जिससे यहाँ पे बारिश होगी। तो इतना तो इवेपोरेशन नहीं हो रहा जितनी ठंडी हवाएं आके वहाँ पे बारिश कर दे रही हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया पे ही रेनी क्लाइमेट होगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर 7 से 9.5 मंथ यानी कि हाफ 9 का हाफ मंथ 9 या उससे हाफ मंथ और एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतने मंथ तक रहेगी तो उसको बोलेंगे हम V2 वाला एरिया, जिसमें आएगा ट्रॉपिकल ह्यूमिड समर। ठीक है, उसके बाद V2 को V2A कर दिया। ट्रॉपिकल वाला रीजन समर में ही नहीं, अगर वो विंटर में भी तो होगा। ठीक है, तो इतने ही मंथ में अगर होगा तो उसको V2 या फिर V2A में क्लासीफाई किया। उसके बाद अगर 4.5 से 7 मंथ तक किसी एरिया में ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो उसको बोलेंगे V3 रीजन, जिसमें आएगा ट्रॉपिकल वेट ड्राई रीजन। उसके बाद अगर 2 से या फिर 2 से 4.5 मंथ तक कोई एरिया में ह्यूमिडिटी रहेगी तो काफ़ी कम होगी, उसको बोलते हैं V4। तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। जी ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट कहाँ, जो 23.5 डिग्री हाफ डिग्री पे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, उसके रीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी सनलाइट की मूवमेंट तो है, सन यहाँ पे जा रहा है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही वहाँ पे ड्राई रीजन आ जाता है। और मेनली जो डेजर्ट है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री तक ही रहते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे इतनी सनलाइट नहीं पहुँच पाती और वहाँ की हवाएं हैं वो नीचे आ जाती हैं, तो वहाँ पे तो कोई बारिश होती ही नहीं, तो वो वाला एरिया क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। उसके बाद अगर 2 मंथ से भी कम है किसी एरिया में ह्यूमिड मंथ, तो उसको V5 से सिंबल, उसका जो V5 है उसको सिंबल हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल सेमी डेजर्ट या फिर डेजर्ट। अगर 2 मंथ से भी कम ह्यूमिड एरिया होगा वहाँ पे मंथ हो गए तो क्या होगा, वहाँ पे डेजर्ट ही होंगे। तो ये थी ट्रोल की क्लासिफिकेशन, जो टोटली डिपेंड कर रही थी कि ह्यूमिड मंथ कितने हैं वहाँ पे, किसी भी रीजन में ह्यूमिड मंथ कितने। तो जो इक्रीसैट है, इक्रीसैट का पता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इन्होंने भी इसी क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के बेस पे इनको क्लासिफाई किया। देखो सेम ही है। एरिड क्लाइमेट क्या होगा, सूखा एरिया, मतलब सूखा सा क्लाइमेट जहाँ पे बारिश कम होगी, तो बारिश कम होगी मतलब 2 मंथ से भी कम ह्यूमिड एरिया होगा, ह्यूमिड मंथ होंगे। उसके बाद सेमी एरिड ड्राई, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, तो मतलब 2 से 4.5 मंथ तक यहाँ पे जो ह्यूमिड मंथ है वो चलेगा। फिर उसके बाद सेमी एरिड वेट, ये ड्राई था ये वेट हो गया, तो वेट है तो इसका मतलब कुछ और ज़्यादा बारिश हुई होगी जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बनी होगी। तो इसमें क्या है, 4.5 मंथ से 7 मंथ तक हमारा जो ह्यूमिडिटी मंथ है वो चलेगा। उसके बाद ह्यूमिड, जिसमें 7 मंथ से ज़्यादा ह्यूमिड मंथ होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ का। तो सेम ही तो है यहाँ से, बस इसी को थोड़ा हम मॉडिफाई किया है, इक्रीसैट, जो कि हमारे हैदराबाद में, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो हैदराबाद में है। और जो ये परसेंटेज है ये क्या है, हमारी टोटल जियोग्राफिकल एरिया पे जो हमारा एरिड एरिया वो कितना, टोटल जियोग्राफी का 17%। और सेमी एरिड, देखो सेमी एरिड सबसे ज़्यादा हमारे जियोग्राफिकल एरिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, सेमी एरिड की, 57% तक। और सेमी एरिड वेट कितना है, 12% तक। और ह्यूमिड कितना है, 1.1% तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू और पढ़ते रहिए।